साथियों को नमस्कार, जोहार, आदाब। आज हम हिंदी बी की किताब स्पर्श भाग 2 से एक पाठ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक का नाम है सीताराम सेकसरिया और इस पाठ का नाम है डायरी का एक पन्ना। तो इसका हम आज पाठ करेंगे और कुछ थोड़ी बहुत इस पे बात भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेखक का परिचय देख लेते हैं। 1892 में राजस्थान के नवलगढ़ में जन्मे सीताराम सेकसरिया का अधिकांश समय या जीवन कलकत्ता अर्थात आज का जो कोलकाता है में बीता। व्यापार व्यवसाय से जुड़े सेकसरिया अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक और नारी शिक्षण संस्थाओं के प्रेरक, संस्थापक, संचालक रहे। महात्मा गांधी के आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के करीबी रहे। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान जेल यात्रा भी की। कुछ साल तक आजाद हिंद फौज के मंत्री भी रहे। भारत सरकार ने उन्हें 1962 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। सीताराम सेकसरिया को विद्यालयी शिक्षा पाने का अवसर नहीं मिला। स्वाध्याय से ही पढ़ना लिखना सीखा। कहने का मतलब यह है कि ये स्कूल नहीं गए और खुद से ही पढ़ लिख करके जो भी लिखा जाना उससे ही सीखा। स्मृतिकण, मन की बात, बीता युग, नई याद, 2 भागों में एक कार्यकर्ता की डायरी उनकी उल्लेखनीय कृतियां हैं। तो ये रहा संक्षिप्त परिचय। अब इस पाठ को हम देख लेते हैं कि जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका मूल विषय क्या है। तो हम यह देखेंगे कि यह आज़ादी से पहले की बात है। अंग्रेजों से देश को मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा था। इस आंदोलन ने जनता में आज़ादी की अलख जगाई। देश भर से ऐसे लाखों लोग सामने आए जो इस महासंग्राम में अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तत्पर थे। 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। यह सिलसिला आगे भी जारी रहा। आज़ादी के 2.5 साल बाद 1950 में यही दिन हमारे अपने गणतंत्र के लागू होने का दिन भी बना। मतलब ये कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ उससे पहले भी 26 जनवरी 1930 को भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया था। ये हमको ध्यान रखना है। प्रस्तुत पाठ के लेखक सीताराम सेकसरिया आज़ादी की कामना करने वाले उन्हीं अनंत लोगों में से एक थे। वह दिन प्रतिदिन जो भी देखते, सुनते और महसूस करते थे उसे अपनी निजी डायरी में दर्ज कर लेते थे। यह क्रम कई वर्षों तक चला। इस पाठ में उनकी डायरी का 26 जनवरी 1931 का लेखा जोखा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वयं लेखक सहित कलकत्ता के लोगों ने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस किस जोश खरोश से मनाया। अंग्रेज प्रशासकों ने इसे उनका अपराध मानते हुए उन पर और विशेषकर महिला कार्यकर्ताओं पर कैसे कैसे जुल्म ढाए, यही सब इस पाठ में वर्णित है। यह पाठ हमारे क्रांतिकारियों की कुर्बानियों की याद तो दिलाता ही है, साथ ही यह भी उजागर करता है कि एक संगठित समाज कृत संकल्प हो तो ऐसा कुछ भी नहीं जो वह न कर सके।
यह संक्षिप्त परिचय रहा इस पाठ का कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं। और इस पाठ में हम यही जानेंगे कि जब 1930 में 26 जनवरी को प्रथम स्वतंत्रता दिवस यहाँ के क्रांतिकारियों ने मनाया तो उनके ऊपर अंग्रेज सरकार ने क्या क्या अत्याचार किया, और वह सत्य रूप में इस पाठ के लेखक ने अपनी डायरी में नोट किया है। तो हम इस पाठ के माध्यम से इतिहास की को भी जानेंगे, समझेंगे और उस समय की भावनाओं को भी समझेंगे। आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। 26 जनवरी आज का दिन तो अमर दिन है। आज के ही दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति थी, जिसके लिए काफ़ी तैयारियां पहले से की गई थीं। गत वर्ष अपना हिस्सा बहुत साधारण था। इस वर्ष जितना अपने दे सकते थे दिया था। केवल प्रचार में 2000 रुपया खर्च किया गया था। सारे काम का भार अपने समझते थे अपने ऊपर है, और इसी तरह जो कार्यकर्ता थे उनके घर जा जाकर समझाया था। बड़े बाजार के प्रायः मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहर रहा था और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे कि ऐसा मालूम होता था कि मानो स्वतंत्रता मिल गई हो। कलकत्ते के प्रत्येक भाग में ही झंडे लगाए गए थे। जिस रास्ते से मनुष्य जाते थे उसी रास्ते में उत्साह और नवीनता मालूम होती थी। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले नहीं हुई। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी। मोटर लारियों में गोरखे तथा सार्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। कितनी ही लारियां शहर में घुमाई जा रही थीं। घुड़सवारों का प्रबंध था। कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी। सारी पुलिस को इसी काम में लगाया गया था। बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था। मोन्यूमेंट के नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी, उस जगह को तो भोर में 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर लिया था। पर तब भी कई जगह तो भोर में ही झंडा फहराया गया। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया तथा और लोगों को मारा या हटा दिया। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरीश चंद्र सिंह झंडा फहराने गए, पर वे भीतर न जा सके। वहां पर काफी मारपीट हुई और 2-4 आदमियों के सिर फट गए। गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकला, जिसमें बहुत सी लड़कियां थीं। उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडोत्सव मनाया। जानकी देवी, मदालसा बजाज नारायण आदि भी गई थीं। लड़कियों को उत्सव का क्या मतलब है समझाया गया। एक बार मोटर में बैठकर सब तरफ घूमकर देखा तो बहुत अच्छा मालूम हो रहा था। जगह जगह फोटो उतर रहे थे। अपने भी फोटो का काफी प्रबंध किया था। 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया, जिसमें मुख्य पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय थे। सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था, पर यह प्रबंध कर चुका था। स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा था। जगह जगह स्त्रियां अपना जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थीं। मोन्यूमेंट के पास जैसा प्रबंध भोर में था, वैसा करीब 1 बजे नहीं रहा। इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग न दिखलावे, पर वह कब रुकने वाली थी। 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी और लोग टोलियां बना बनाकर मैदान में घूमने लगे। आज जो बात थी वह निराली थी।
जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी, और यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। जो लोग काम करने वाले थे उन सबको इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई थी। आप यदि सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे। इधर काउंसिल की तरफ से नोटिस निकल गया था कि मोन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए। उनको चौरंगी पर ही रोका गया, पर भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी। बहुत आदमी घायल हुए। सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। सुभाष बाबू बहुत जोरों से वंदे मातरम बोल रहे थे। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा, आप इधर आ जाइए, पर सुभाष बाबू ने कहा, आगे बढ़ना है। यह सब तो अपने सुनी हुई लिख रहे हैं, पर सुभाष बाबू का और अपना विशेष फासला नहीं था। सुभाष बाबू बड़े जोर से वंदे मातरम बोलते थे। यह अपनी आंख से देखा। पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। क्षितिज चटर्जी का फटा हुआ सिर देखकर तथा उसका बहता हुआ खून देखकर आंख मिच जाती थी। इधर यह हालात हो रही थी कि उधर स्त्रियां मोन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ झंडा फहरा रही थीं और घोषणा पढ़ रही थीं। स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गई थीं। प्रायः सबके पास झंडा था। जो वॉलेंटियर गए थे वे अपने स्थान से लाठियां पड़ने पर भी नहीं हटते थे। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। कुछ देर बाद ही स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां से चलीं। साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ी थी। उसने फिर डंडे चलाने शुरू कर दिए। अब की बार भीड़ ज्यादा होने के कारण बहुत आदमी घायल हुए। धर्म तल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया और करीब 50-60 स्त्रियां वहीं मोड़ पर बैठ गईं। पुलिस ने उनको पकड़कर लाल बाजार भेज दिया। स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा, जिसका नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थी। उनको बहु बाजार के मोड़ पर रोका गया और वे वहीं मोड़ पर बैठ गईं। आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई, जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठी चलाती थी। इस प्रकार करीब पौन घंटे के बाद पुलिस की लारी आई और उनको लाल बाजार ले जाया गया। और भी कई आदमियों को पकड़ा गया। ब्रिजलाल गोयनका, जो कई दिन से अपने साथ काम कर रहा था और दमदम जेल में भी अपने साथ था, पकड़ा गया। पहले तो वह झंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हुआ मोन्यूमेंट की ओर इतने जोर से दौड़ा कि अपने आप ही गिर पड़ा और उसे एक अंग्रेजी घुड़सवार ने लाठी मारी। फिर पकड़कर कुछ दूर ले जाने के बाद छोड़ दिया। इस पर वह स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गया और वहां पर भी उसको छोड़ दिया। तब वह 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गया और वहां पर गिरफ्तार हो गया। मदालसा भी पकड़ी गई थी। उससे मालूम हुआ कि उसको थाने में भी मारा था। सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थीं। बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं की गई थीं। करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फोन आया कि यहाँ बहुत आदमी चोट खाकर आए हैं और कई की हालत संगीन है, उनके लिए गाड़ी चाहिए।
जानकी देवी के साथ वहां गए। बहुत लोगों को चोट लगी हुई थी। डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देखरेख तथा फोटो उतरवा रहे थे। उस समय तक 67 आदमी वहां आ चुके थे। बाद में तो 103 तक आ पहुंचे। अस्पताल गए। लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 160 आदमी तो अस्पतालों में पहुंचे और जो लोग घरों में चले गए वे अलग हैं। इस प्रकार 200 घायल जरूर हुए हैं। पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चला, पर लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व था। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है। वह आज बहुत अंश में धुल गया और लोग सोचने लग गए कि यहाँ भी बहुत सा काम हो सकता है। तो यह पाठ एक तरह से एक जो अंग्रेजी शासन के समय में जो देश की आज़ादी के लिए स्वतंत्रता सेनानी लड़ाई लड़ रहे थे, उस लड़ाई के एक दिन का यह एक तरह से नोट्स है। मतलब डायरी एक विधा है साहित्य की, और उसमें क्या होता है कि हम हर दिन की बात को उसमें नोट करते हैं। तो वैसे ही इस पाठ के लेखक ने उस दिन की घटना को अपनी आंखों से देखते हुए और कुछ कुछ सुनते हुए अपने डायरी के पन्ने में नोट किया। तो यह नोट करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत लोगों ने नोट किया होगा, लेकिन इसमें जो बड़ी बात यह है कि इस पाठ के माध्यम से हम आज़ादी के पहले के माहौल को, पुलिस द्वारा किए जा रहे अत्याचार को और आज़ादी के लिए लड़ रहे स्त्री और पुरुष के संघर्ष को देखते हैं, जानते हैं और बहुत अच्छे से समझते हैं कि यह देश बहुत आसानी से आज़ाद नहीं हुआ था। इस देश की आज़ादी में स्त्री, पुरुष, व्यापारी, शिक्षक, वकील, हर कोई अपना योगदान दे रहा था। सुभाष बाबू इसके अगुआ थे और सुभाष बाबू के आह्वान पर, गांधी जी के आह्वान पर, ऐसे बड़े बड़े नेताओं के आह्वान पर देश की जनता निकल रही थी और जुलूस में शामिल हो रही थी। और उन लोगों ने पूरी शिद्दत से एक लड़ाई लड़ी, और एक दिन की लड़ाई नहीं थी, हर दिन की लड़ाई थी। यह तो घटना केवल एक दिन की है जो हम इस पाठ के माध्यम से समझते हैं। तो इस तरह से इसमें कुछ प्रश्न दिया गया है। कलकत्ता वासियों के लिए 26 जनवरी 1931 का दिन क्यों महत्वपूर्ण था? तो आप इसको बता सकते हैं कि इस दिन प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। सुभाष बाबू के जुलूस का भार किस पर था? तो उसमें आपने पढ़ा कि पूर्णोदास सब देखरेख कर रहे थे, तो उनके जुलूस का भार पूर्णोदास पर था। विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू के झंडा गाड़ने पर क्या प्रतिक्रिया हुई? यह प्रतिक्रिया भी आप देख सकते हैं। अविनाश बाबू विद्यार्थी संघ के मंत्री थे। लोग अपने अपने मकानों व सार्वजनिक स्थलों पर राष्ट्रीय झंडा फहराकर किस बात का संकेत देना चाह रहे थे? अगर हम झंडा अपने मकान पर लगाते हैं, अपने हाथ में लेकर दौड़ते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम उस झंडे का सम्मान करते हैं और उस झंडे को इस देश के लिए फहराना चाहते हैं। मतलब इसका यह हुआ कि हम अंग्रेजों से आज़ादी चाहते हैं। पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को क्यों घेर लिया था? तो जाहिर सी बात है, पुलिस अपना काम कर रही थी और नहीं चाहती थी कि कोई भी आंदोलनकारी अपना पार्कों में भाषण दे या मैदानों में भाषण दे। उनको पहले ही रोक दिया जाए, कंट्रोल किया जाए। तो पुलिस कंट्रोल करती रही है, ये पुलिस का स्वभाव है।
तो अंग्रेजों के समय में भी पुलिस थी, आज के समय में भी पुलिस है। और आज के समय में भी देखिए तमाम आंदोलन होते हैं, जैसे किसान आंदोलन, छात्र आंदोलन। तो इन आंदोलनों को रोकने के लिए पुलिस या उसमें ज़्यादा बलवा ना हो, मारपीट ना हो, शांतिपूर्वक हो, इसके लिए अब आज़ादी के बाद तो यही है, लेकिन अंग्रेजों के समय में ऐसा नहीं था। उस समय तो किसी भी हाल में जुलूस या आंदोलन या बहुत उग्र रूप धारण करने नहीं देना था। इसी तरह से इसमें कुछ और प्रश्न हैं जो आपको लिखने हैं। 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई थी, तो आप देखेंगे क्या क्या तैयार हो चुका था। पोस्टर बनाए गए थे, झंडे बनाए गए थे, मतलब सबको झंडा बांटा गया था। जाहिर सी बात है पहले से ही तैयारी की गई थी। आज जो बात थी वह निराली थी। किस बात से पता चल रहा था कि आज का दिन अपने आप में निराला है? स्पष्ट है, स्पष्ट कीजिए। तो उस दिन जो आंदोलन चल रहा था, उस दिन सब लोग सड़कों पे निकले हुए थे, लोग अपने घरों से निकले हुए थे और सब तरफ एक माहौल था। यही बात अपने आप में निराली थी। पुलिस कमिश्नर के नोटिस और काउंसिल के नोटिस में क्या अंतर था, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और तमाम चीज़ें हैं इसमें, आप इनको एक बार पढ़िए और पढ़ करके देखिए, समझिए, जानिए। हम अभी केवल पाठ कर रहे हैं, इसलिए इन सब पे अभी कुछ ज़्यादा नहीं कहेंगे। अब इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, उनको भी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब होता है दोहराना या फिर से आना या फिर से करना, एक काम को फिर से करना। अपने, अपना। अब यहाँ पे एक चीज देख लीजिए कि लेखक ने जगह जगह अपने और अपना शब्द का प्रयोग किया है। मतलब उसके लिखने का यह तरीका है कि अपने भी मौजूद थे, तो अपने भी मौजूद थे, इसको सही आज की सरल भाषा में अगर कहेंगे तो होगा कि मैं भी मौजूद था। गश्त, पुलिस कर्मचारी या पुलिस टीम के साथ जब मार्च करती है, घूमती है, उसी को गश्त कहते हैं। या रात में आप देखेंगे कि पुलिस की जीप घूमती रहती है, उस घूमने को ही गश्त कहते हैं। सार्जेंट, सार्जेंट जैसे दरोगा है, पुलिस है, उसी तरह से एक पद का नाम है सार्जेंट। मोनुमेंट एक स्मारक, ऐतिहासिक स्मारक था जो बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए गांधी चौक हो गया कहीं किसी भी शहर का, तो स्मारक है। उसी तरह से मोनुमेंट भी एक स्मारक था। काउंसिल, तो काउंसिल जो है, जैसे मान लीजिए कि परिषद कह सकते हैं, या कोई भी टीम बनती है तो उस टीम के जो अधिकारी चुने जाते हैं या बनाए जाते हैं, तो उन उन अधिकारियों की टीम को ही काउंसिल कहते हैं। चौरंगी, कोलकाता शहर में एक स्थान का नाम है। वॉलेंटियर, वॉलेंटियर का मतलब होता है बिना पैसा रुपया लिए, बिना फीस लिए, बिना पेमेंट लिए, बिना स्वयं से, खुद से, उत्साह से किसी काम को अंजाम देने के लिए या किसी काम को पूर्ण करने के लिए उसमें योगदान देने वाले व्यक्ति को वॉलेंटियर कहा जाता है, यानी कि स्वतः सेवा करने, स्वयं सेवक। संगीन का मतलब होता है गंभीर। मदालसा, जानकी देवी एवं जमुना लाल बजाज की पुत्री का नाम था मदालसा। अब जानकी देवी और जमुना लाल बजाज भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। हालांकि ये व्यवसायी थे, लेकिन आंदोलनकारियों को आर्थिक रूप से ये हमेशा मदद करते थे। कलकत्ता, कोलकाता, अंग्रेजों ने भारत में पहली राजधानी कलकत्ता में स्थापित की थी, बाद में नई दिल्ली राजधानी बनी। तो इस तरह से यह जो कठिन शब्द हैं, उन शब्दों के बारे में बताया गया है। फिलहाल आप ये जो 5 प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आप ढूंढिए इस पाठ को पढ़ के, और बार बार इसको पढ़ने की कोशिश करिए। और मैं जल्दी ही इस पे, इन सभी पाठों पे समझाते हुए, अर्थात इसकी व्याख्या करते हुए, एक एक लाइन का अर्थ बताते हुए
वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।